ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर उस इंसान से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिसके अंदर अभी सुसाइडल थॉट चल रहे हैं कि मेरे भाई एटलीस्ट मेरी बहन सामने आके बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। आपको इस वीडियो के एंड तक ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे कहीं ना कहीं किसी इंसान पे गुस्सा क्यों आ रहा है, उस इंसान पे खासतौर पे जिसने सुसाइड करी है। हाँ, सुसाइड करी है। मेरा एक दोस्त था उज्जवल। अगर आप एक सीए के बैकग्राउंड से हो तो ये स्टोरी आपके लिए काफी रिलेटेबल होने वाली है। उज्जवल के पापा न्यूज़पेपर डालते थे सुबह सुबह। उज्जवल खुद भी उनके साथ जाता था सुबह सुबह, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन टफ थी, बहुत लोगों की होती है। ऐसे सिचुएशन में जब उसका 12th बोर्ड कंप्लीट हुआ तो उसके सारे दोस्त भागे बीसीए करने के लिए, जो कि 2016-2014 में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। एक बड़ा कोर्स माना जाता था जिसकी फीस भी अच्छी खासी थी। एक सेमेस्टर की फीस 30-35 हजार हुआ करती थी। ये इंसान तो अफोर्ड भी नहीं कर पाता। इसने उस समय सोचा पढ़ाई छोड़ देता, छोड़ दी। कुछ दोस्तों से इसकी बात हुई, जिस ऑफिस के अंदर ये एज एन कर्मचारी काम करने लगा, वहां पे उन दोस्तों ने इसे बताया कि सीए करके एक एग्जाम होता है। इस इंसान को अभी तक ये पता भी नहीं था कि सीए क्या होता है, उसका काम क्या होता है, इन सारी चीजें। उसको ये बताया कि सिर्फ एक 900 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो करो, नहीं करना मत करो, ज्यादा से ज्यादा कुछ ट्रेनिंग होगी, 20-22 हजार रुपए में तेरा पूरा काम हो जाएगा। इसको लगा यार ये तो अफोर्डेबल है। इसको पता भी नहीं था कि सीए का एग्जाम दुनिया का टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। इस साले ने 1 शॉट में एग्जाम क्लियर कर दिया। 1 शॉट में। सीए को नॉर्मली टाइम लगता है 5 साल का, उसकी इंटर्नशिप के साथ इसने 4 साल में सब निपटा दिया। 1 शॉट में इसने फाइनल एग्जाम भी क्रैक कर दिया। ये सीए बन गया। सीए बनने के बाद सबसे पहली पोस्टिंग इसकी हुई पुणे के अंदर। पुणे में इसने 1.5 साल जॉब करी। वहां जॉब करने के बाद ये गया मुंबई में। मुंबई में इसमें 8 महीने इसने जॉब करी। 8 महीने के बाद अचानक से ये घर आ जाता है भोपाल में। भोपाल में आने के बाद ये अपने कमरे में बंद हो जाता है कुछ 3-4 दिनों के लिए। उसके बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मेरा वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट हो गया है, तो उसके कारण मैं नहीं चाहता कि मैं अभी ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो मैं अपने ही कमरे में बैठ के, अब खाना मत देना मुझे, मैं खुद ही खाना बना के खुद ही खाना चाहता हूँ। समझ में नहीं आया। मेरी बात हुई उस समय इससे। मुझे कॉल पे बस इतना ही बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है। इसी ने बताया। इसकी बातों से सिर्फ इसकी थकान दिखती थी, हालात कैसे समझ पाता। एक दिन अचानक से रात में 2 बजे, तो 2:30 बज रहा था आई गेस, बस इसका फोन आता है। मैं मीटिंग में था, मैंने कॉल कट कर दिया। 3:30 बजे फिर इसका फोन आता है। मैं सोने जाने ही वाला था और मैंने फोन उठा लिया। फोन पे आंटी थी, इसकी मम्मी, कि उज्जवल ने 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया। समझ में नहीं आया कुछ। एक ऐसा इंसान जो कि ऐसी कंडीशन से उठ के इस कंडीशन तक पहुंचा और सुसाइड कर ली। रीजन नहीं पता, बस कमरे के अंदर एक लाश लटकी हुई थी फांसी के फंदे के साथ। फिर मुझे पहले तो यह समझ में नहीं आया कि क्यों। फिर दूसरा सवाल मेरे अंदर यह आया कि बताया क्यों नहीं। मतलब भाई शेयर तो कर सकते हो, एक बार बताता तो सही, क्या दिक्कत थी। सॉल्यूशन निकाल लेते यार, नहीं निकाल पाते साथ में झेल लेते, कुछ तो करते हम। वो कंपनी कौन सी थी मुंबई के अंदर, मैंने पता लगाया। उस कंपनी में एक इंसान का मुझे कांटेक्ट नंबर मिला जो उज्जवल को जानता था। उज्जवल के बारे में उसने बताया कि स्टार्टिंग के 2 महीने सही था, तीसरे महीने में
उस ऑफिस के अंदर एक लड़की ने उज्जवल को प्रपोज किया था। उज्जवल ने अपने करियर के लिए उसे बोल दिया कि मैं अभी इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहता। ये सारी कॉन्वर्जेशन कॉल पे हो रही थी। उस लड़की ने ये कॉन्वर्जेशन अपनी किसी दोस्त को पहुंचाई, ये बताने के लिए कि देख उज्जवल ने मुझे क्या बोला है। उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड ने इस कॉल रिकॉर्डिंग को फैला दिया। वो लड़की अगले दिन उज्जवल के पास गई, पूरे ऑफिस के बीच उसको लपाड़ा मार दिया। उसको जब लपाड़ा मारा और उसको ये कहा गया कि तुझे शर्म नहीं आती, हमारी पर्सनल बातों को तूने अलग अलग जगहों पे सर्कुलेट कर दिया, जबकि उज्जवल ने ऐसा करा ही नहीं था। और ये बात तब पता चली है जब उज्जवल ने सुसाइड कर लिया। ये सारा तमाशा ऑफिस के बीच में हुआ। किसी ने लड़की को ब्लेम नहीं करा, सब लोगों ने उज्जवल को पकड़ लिया एक बात को लेकर कि लड़की ने ये कहा था, साले तेरा बाप भी रद्दी बेचता था, तू भी वही करेगा, तेरी औकात नहीं है कुछ। मुंह उठाकर आ गए हो यहाँ पे। उसके पूरे ऑफिस ने उसे टॉर्चर किया। 1 महीना 2 महीना, बहुत दम थी मेरे दोस्त में। 3 महीना उसने उस ऑफिस को टॉर्चर सहन करा। फिर वो पता नहीं क्यों वापस आ गया और चला गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा हर उस इंसान को जिसको ऐसा लगता है कि उसको बिठाए बिठाए ये लड्डू मिल गए हैं, कि मेरे भाई जो भी इंसान मिडिल क्लास से आता है ना, उसने जितना संघर्ष किया होता है ना, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। हर वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर बहुत सपने बुनता है जो अपने मम्मी पापा को सिर्फ और सिर्फ ये पैसों के चक्कर में लड़ता देखता है। हर उस रईस जाते से जो उनमें से एक था जिसने मेरे दोस्त का मजाक उड़ाया था ये बोलकर कि तू लड़की पटाएगा, तुझे लगता है कि वो अगर तेरे पीछे अगर थोड़ा बहुत आई है तो तू बहुत बड़ा इंसान है, तू उससे मना करेगा, जबकि उस इंसान ने तो अपना फ्यूचर सेव करने के लिए करा था। हर उस इंसान से मैं यही चीज कहूंगा कि भाई साहब, अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा ना तो आप जी भी नहीं पाओगे। और हम लोगों ने तो उस हालत में जीते हुए ये सब कुछ पाया है जो आपको बैठे बिठाए मिला था। ये बात हर उस मिडिल क्लास इंसान से मैं करना चाहूंगा जो आज लड़ाई कर रहा है, जो आज अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा है। आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने सपनों के पीछे दौड़ लगा रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक टीचर हो, आप कुछ भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मत रुकना। इन लोगों की ना बजा देना साला। इन लोगों को पता होना चाहिए कि जिंदगी के अंदर अगर किसी का मजाक आप उड़ा रहे हो तो वो इंसान आपसे ज्यादा इज्जत भी डिजर्व करता है। मैं नहीं जानता ये वाला मैसेज आपको किस तरीके से इंपैक्ट कराएगा, मेरे को नहीं पता यार। इस मैसेज से आपको कुछ रिलेटेबल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टोरी, ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अभी तक मैं लड़ाई कर रहा था इसलिए क्योंकि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। अब मैं लड़ाई करूंगा इसलिए क्योंकि मुझे इस दुनिया को दिखाना है कि जो भी इंसान सपने देखता है वो सपना ये नहीं देखता कि वो मिडिल क्लास है या हायर क्लास है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि प्रे कीजिएगा कि मेरा दोस्त कहीं ना कहीं जन्नत को डिजर्व करे, क्योंकि वो करता है। साले ने बहुत मेहनत करी थी यार, कितनी बार तो टूटा था, कितनी बार तो हारा था, लेकिन तब भी खड़ा रहा। समझ नहीं आता यहाँ आके क्यों टूट गया साला। मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, अगर जब भी ऐसे कोई थॉट्स दिमाग में आए ना तो जाके बको, बोलो मुंह से, बताओ अपनी फैमिली को, बताओ अपने दोस्तों को। बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। हर 2 घंटे में मैं भी फोन करके थोड़ी ना अपने दोस्त से पूछता रहूंगा कि भाई तेरे अंदर सुसाइडल थॉट तो नहीं आ रहे, तेरे को मरने का मन तो नहीं कर रहा, जिंदगी तबाह तो नहीं हो गई तेरी। यार सामने वाला सामने से नहीं पूछ सकता क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। उसकी लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ की दिक्कतें देखकर वो अपनी दिक्कतों को भूलेगा, तुम्हारा साथ भी देगा। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप कहीं पर भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, हाथ जोड़ के निवेदन है तुमसे। तुम्हें नहीं पता लेकिन मैंने देखा उज्जवल की मम्मी को आज। आंटी की
आवाज नहीं निकल रही थी। उज्जवल ने बहुत पैसा दिया घर पे। वो जब सीए बना तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। उसने अपने घर की कंडीशन पूरे तरीके से बदल दी। उसने सब सही कर दिया। लेकिन अब उसकी मम्मी उज्जवल की कमी कभी पूरी नहीं कर पाएगी। जब उज्जवल की चिता जल रही थी तो उसकी मम्मी खुद उसमें कूदने जा रही थी 3 बार। और लोग कहते हैं ना कि पापाओं के अंदर तो फीलिंग नहीं होती, बाप जज्बात नहीं दिखाता। उज्जवल की माँ उसके पिताजी को संभाल रही थी, क्योंकि जिस बेटे ने एक बाप को एक साइकिल से उठा के कार में बिठाया होगा ना, वो बेटा नहीं होगा। वो बाप के लिए वो बेटा भी भगवान का स्वरूप होगा, क्योंकि वो आया, उसने दिया और वो चला गया। एक बार पीछे पलटकर देखना जरूर, एक बार देखना जरूर कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए क्या फील कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं। फिर ही डिसीजन लेना। और दुनिया में कोई नहीं सुनेगा तो मुझे बताना, मैं सुनूंगा। तुम्हारी जान की कीमत तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम्हें कम लगती है, तुम्हारे परिवार के लिए वही सबसे ज्यादा है।